Hello, friends. Welcome back to our channel, The Psychology Catalyst, जहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। तो आज है डे 9 ऑफ हमारा सीरीज 2500 प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस चैलेंज का फॉर सीवीटीपीजी साइकोलॉजी। तो लेट्स बिगिन। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने साइको रिसर्च मेथड्स एंड स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कवर किया था, तो अगर आप लोगों ने उसे प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसके साथ आप उस वीडियो को देखें और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आर। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेजिन करो आप एक एक्सपेरिमेंट में बैठे हो। रिसर्चर की बॉडी लैंग्वेज, टोन, इंस्ट्रक्शन तुम्हें फील करवाती है कि शायद इस रिसर्चर चाहता है कि तुम फास्ट रिस्पॉन्ड करो या पॉजिटिव आंसर दो। यही जो संकेत है, यही जो हमारा इंडिकेशंस है, ये होता है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो क्लू होते हैं जो पार्टिसिपेंट को इनडायरेक्टली बता देते हैं कि उसे क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करना है, यानी एक तरीके से क्यूज। इसके कारण पार्टिसिपेंट अपना नेचर बिहेवियर छोड़कर वही करता है जो उसे लगता है कि रिसर्चर को पसंद आएगा। इससे एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाती है। कभी कभी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेक्सी क्रिएट हो जाती है। पार्टिसिपेंट वहाँ बिहेवियर दिखाता है जिसे रिसर्चर रिसर्चर एक्सपेक्ट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था, आपको इसको ध्यान रखना है। Next question is, Francis Galton and Alfred Binet also developed method for measuring and quantifying. So, जो Galton and Binet ने थे, इमेजिन करो आप लेट 80s का टाइम है, जहाँ लेट 80s का टाइम है, जहाँ लोग इंटेलिजेंस को एक वेज कॉन्सेप्ट समझते थे, कोई क्लियर मेजरमेंट नहीं था। इसी दौरान फ्रांसिस गैल्टन है एक बोल्ड आइडिया लेकर आए, ह्यूमन एबिलिटीज को साइंटिफिकली मेजर क्यों ना किया जाए। गॉल्टन ने सेंसरी टेस्ट, रिएक्शन टाइम, बेसिक प्रोसेसिंग स्पीड को इंटेलिजेंट इंडिकेटर माना। मतलब उनका फोकस था कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। फिर स्टेज पर आते हैं अल्फ्रेड बिनेट, जिन्हें एक फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा कि स्कूल चिल्ड्रन की लर्निंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए का कोई साइंटिफिक तरीका बनाओ। बिनेट ने फर्स्ट मीनिंगफुल इंटेलिजेंट टेस्ट क्रिएट किया, जिसे लेटर बिनेट साइमन टेस्ट कहा गया। लेटर बिनेट साइमन टेस्ट, ये काफ़ी पॉपुलर है, आपने इसके बारे में सुना होगा। यहाँ से आईक्यू मेजरमेंट का साइंटिफिकली स्टेबल फाउंडेशन बना। तो दोनों गॉल्टन और बिनेट ने डिफरेंट एंगल से काम किया, बट कोर आइडिया था ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करना। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन context of psychological experiment, reliability refers to. So reliability means consistency. रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब है, अ टेस्ट शुड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट नो मैटर व्हेन और वेयर इज इट टेकन। अगर टेस्ट आज कल परसों सेम पैटर्न दे तो रिसर्चर कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि मेजरमेंट स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं ये हाई है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, consistency of the result of an experiment. Next question is, psychometric scales are. इमेजिन करो तुम एक क्वेश्चनर फिल कर रहे हो जिसमें लिख रखा है कि आई फील हैप्पी टुडे, स्ट्रांगली डिसएग्री।
यही होते हैं साइकोमेट्रिक स्केल्स। केयरफुली डिजाइन सर्वे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो ह्यूमन एटीट्यूड्स, ट्रेट्स, इमोशंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में मैप करते हैं। उनका गोल सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को क्वांटिफाइड डाटा में कन्वर्ट करना। यानी कि सिंपली अगर हम समझे तो जो एक्सपीरियंस है उसको क्वांटिफाइड डाटा में कन्वर्ट करना। इसी तरह का स्केल जैसे लाइकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल लार्ज पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन निकालने का सिस्टमैटिक तरीका प्रोवाइड करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, survey type questions that can be used to establish a quantitative measure of traits, emotion, moods, etc. Now, question number 5. Reactivity refers to effect whereby. इमेजिन करो तुम क्लास में बैठकर नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, बट जैसे ही टीचर बोल देता है कि आई एम ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर, सडनली तुम सब सीधे हो जाते हो, स्माइल ज़्यादा करते हो या शायद ओवरली पोलाइट हो जाते हो। वाई? बिकॉज बीइंग ओवर सर्व्ड विच चेंजेस बिहेवियर। इस चेंज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंट स्टडीज में एक मेजर इशू है क्योंकि पार्टिसिपेंट अपना रियल सेल्फ छुपा देता है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट क्या करता है, अगर ऑब्जर्व करता है, अगर हमें पता हो कि हाँ हमें कोई देख रहा है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम अच्छे से रिएक्ट करेंगे, हमने ओरिजिनल सेल्फ को छुपाने की कोशिश करेंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी कम चैलेंजिंग क्वेश्चन है पर क्वाइट सिंपल है। Complete the following statement. The better internal reliability the. So, internal validity क्या होता है? एक अगर डिप्रेशन स्केल है जिसमें 20 आइटम्स हैं, अगर आइटम 1, 4, 7, 10 सब सिमिलर इमोशन स्टेट्स को मेजर करते हैं तो उनके बीच कोरिलेशन क्या होगी? हाई होगी। तो हायर द कोरिलेशन, हायर द इंटरनल रिलायबिलिटी। यानी टेस्ट के अंदर आइटम एक ही कॉन्स्ट्रक्ट को जितना कंसिस्टेंटली मेजर करेगा उतना ही टेस्ट रिलायबल माना जाएगा। यानी कोई कॉन्स्टेंट है उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, सेम क्वेश्चंस होने चाहिए जो उसी ट्रेट को मेजर कर रहा हो, तो उसे वैसे टेस्ट को बोलते हैं। वो जितना सारे एक ही ट्रेट की फोकस करेंगे वो उतना ज़्यादा ही रिलायबल होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, द हायर द कोरिलेशन बिटवीन द मेजर एंड अदर वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट kappa is useful measure of inter-rater reliability which is sensitive to frequency which a category is checked. करेक्ट आंसर है जो पहले कप्पा कोफिशिएंट होता है वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, दो जजेस एक ही बिहेवियर को रेट कर रहे हैं। अगर एक जज प्रेजेंट बोल रहा है तो दूसरा जज एब्सेंट बोल रहा है, तो कन्फ्यूजन है। बट अगर दोनों सेम चीज़ें सेम क्लासीफाई करते हैं, ये हाई एग्रीमेंट होगा। इस लेवल को साइंटिफिकली मेजर करता है कोहेन्स कप्पा। जो कोहेन्स कप्पा का जो कोरिलेशन है, कोफिशिएंट है, ये सिंपल परसेंटेज एग्रीमेंट से बेटर होता है क्योंकि चांस एग्रीमेंट को भी सब्ट्रैक्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट इज ट्रू, जैसा कि इसमें बताया गया है। Now the next question, a measure that is capable of differentiate between one group of participant from another group of participant on a particular construct may have good what? So इमेजिन करो एक एंजाइटी स्केल बनाया गया है। अगर स्केल रियल एंजाइटी केस को नॉन एनेक्सियस इंडिविजुअल से क्लियरली डिफरेंशिएट करे, देन इट हैज़ डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। ये वैलिडिटी बताती है कि टेस्ट सही ग्रुप को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है, बेसिकली टेस्ट की शार्पनेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोन ग्रुप्स वैलिडिटी।
Question number 9. Pairing item. A researcher wants to scale 9 attitude items by method of paired comparison. What would be number the pair of attitude items? Think of 9 friends in a group. अगर हम उन्हें पेयर पेयर में बैठाना चाहेंगे तो तुम तुम कितने यूनिक पेयर्स बना सकते हो? फॉर्मूला इसका सिंपल है. इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय n-1 बाय 2. यानी अगर रिसर्चर्स ने 9 एटीट्यूड के बारे में कहा है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 by 2, simply 9 multiplied by 8 by 2, 4 9 जा 36. हमारा आंसर आ गया 36. यही साइकोलॉजी में पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक में भी होता है. हर आइटम की दूसरे आइटम के साथ कंपैरिजन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a study that divides a population into subgroups according to certain criteria such as age and then makes comparison between the subgroup is. So एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो एज एंड मेमोरी पे, अगर आप 20 year-olds एंड 40 years-old 16 year-old सब एक एक ही टाइम पॉइंट पर मेजर करो तो आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हो. इस टाइम पे टाइम कंज्यूमिंग लॉन्गिट्यूडिनल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन a researcher must not. एथिक्स के अकॉर्डिंग रिसर्चर में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन फंडामेंटल रूल है. अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहे रिसर्चर उसे बस पर्सनल रीजन से मना नहीं कर सकता. हाँ, अगर रिस्क हो या इंक्लूजन क्राइटेरिया मैच नहीं करता हो तो रिफ्यूजल सही है, बट अदरवाइज फोर्स डिनायल अनएथिकल है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्यूज लेट अ ह्यूमन क्यूट इन द मिडल ऑफ एक्सपेरिमेंट. Question number 12. According to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM edition 2 second, an IQ of 65 classifies a person as. So जो IQ स्कोर 65 नॉर्मल क्लियरली नीचे दिख रहा है, नॉर्मल से क्लियरली नीचे है. तो DSM सेकंड के अकॉर्डिंग IQ 52, जो हमारा IQ है 50-70, ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है. सो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन. यही पर्सन लर्निंग टास्क कर पाता है बट नीड सपोर्ट इन कॉम्प्लेक्स रीजनिंग. Next question is question number 13. By definition, a test that has administered to many people so that performance, average and variability are established has been. So the correct answer is option B, normalize. Imagine a test that given 1,000 of people across age, region, education level. उन सबके रिस्पॉन्सेस से नॉर्म, एवरेज, परसेंटाइल बनाए जाते हैं. यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम किसी एक इंडिविजुअल का रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इंटरप्रेट कर पाते हैं. सो द नेक्स्ट आंसर इज next question is choose the incorrect statement. So incorrect statement, टेस्ट की अपनी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज होती है. रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी, ये दोनों इनहेरेंट होते हैं. यानी एक बार टेस्ट डिज़ाइन हो गया तो ये क्वालिटीज़ उस टेस्ट के फ्रेमवर्क में ही होती है. इसीलिए स्टेटमेंट नॉट इनहेरेंट इज करेक्ट होगा.
So the correct answer is option C. Reliability validity should not be affected by context the purpose of the measure. Next, correlating between different version of a test is known as what? एग्जाम्पल से समझो आप कि आप एक टेस्ट ए दोगे और फिर उसके बाद टेस्ट बी जो सेम कंस्ट्रक्ट मेजर करता है बट क्वेश्चन थोड़े अलग है। अगर दोनों टेस्ट का स्कोर सिमिलर आए मतलब टेस्ट की अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है। ये चीटिंग मेमोरी इफेक्ट को भी अवॉइड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज, हमें यहाँ पे उस टेस्ट के बारे में बताना है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पीयरमैन्स रो। इट्स अ कोरिलेशन। सिंपल सी पहले बात हम लोग बताएं कि ये कोरिलेशन है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर ऑफ कोरिलेशन। कभी कभी डाटा रैंक फॉर्म में होता है जिससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पे, ऐसे डाटा के लिए नॉर्मल कोरिलेशन काम नहीं करता। स्पीयरमैन रो स्पेशली रैंक ऑर्डर का डाटा कोरिलेशन मेजर करता है, नॉन पैरामीट्रिक, स्टेबल या रोबस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, a mode of the following data series is, what is mode? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है, वो होता है हमारा मोड। सो यहाँ हमें दिख रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ पे ऑप्शन में नंबर 5 तो है नहीं, तो हम लोग नंबर 5 को हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारा ऑप्शन ए 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीटेड 4 है, 5 भी है पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग उसको क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मोस्ट डिपेंडेंट मेजर ऑफ डिस्प्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है मोस्ट डिपेंडेबल डिप्रेशन मेजर होता है। रेंज एक्सट्रीम से बहुत सेंसिटिव होती है, वेरिएंस समझाना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर, स्टेबल और मीन से डेविएशन का एक्यूरेट पिक्चर देता है, इसलिए सबसे डिपेंडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the presence of extreme scores in the data, which out of the following is a better measure of central tendency? एक्सट्रीम स्कोर्स के लिए प्रेजेंट हो तो अगर क्लास में कोई का मार्क्स 20, 21, 22 और एक स्टूडेंट ने 100 स्कोर दिया है, तो मीन उधर खिंच जाएगा जिधर, मतलब मीन्स करेंगे तो वो क्या होगा, मिसलीडिंग होगा। वही मीडियम क्या होगा, मीडियम एक एक्सट्रीम से अफेक्ट नहीं होता, मीडियम एक सेंटर का स्कोर, सेंट्रलाइज स्कोर देगा हमें, हेंस द बेस्ट चॉइस इज मीडियन। Next is the Celsius scale of temperature is at what level of scaling? So जो सेल्सियस है हमारा वो इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन सेल्सियस का जीरो एक्चुअली कोल्डेस्ट पॉइंट नहीं है, जस्ट एन आर्बिट्री रेफरेंस है इसके, इसलिए इसका जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, ये पूरा प्योर इंटरनल स्केल का हॉलमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, interpreting on psychometric tests can be problematic for the reason the score are typically used as a follow you to compare individual performance on the test that or compare performance across different tests, examples such as the, so interpreting on, raw score यहाँ हो जाएगा raw score, for the reason of score typically used to allow to compare, so इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्डाइज स्कोर, और टेस्ट ऑफ द कंपेयर परफॉर्मेंस, सो यहाँ हो जाएगा हमारा नॉर्म ग्रुप्स एंड द टेस्ट। एंड एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं स्टैंड स्कोर को ले सकते हैं।
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रॉ स्कोर मीनिंगलेस होते हैं जब तक तुम उन्हें कोई पॉपुलेशन नॉर्म से कंपेयर नहीं करते। वही जो स्टैंडर्ड स्कोर जैसे जेड स्कोर, टी स्कोर अलाउ करते हैं, ये स्कोर एवरेज से कितने ऊपर या नीचे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैच द फॉलोइंग। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सिंपली हमें मैच करना है। सो यहाँ पे यहाँ है टेस्ट का अपना फाउंडर का पर्पस क्लियर होता है। तो जो CAT है का तो कैटल है, और डेविएशन IQ बैचलर्स, CAS दास एंड नेल्जरी एंड दास, स्टैनफोर्ड बिनेट वही थर्डमैन हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अवर क्वेश्चन इस, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो उसको आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें आपके गलत होने के चांसेस भी हैं। नाउ वी आर मूविंग टू, आप इसको एक मेमोरी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, क्योंकि बैचलर्स हमेशा ऑलवेज डेविएशन IQ के बारे में बात करते हैं, तो ये डेविएशन IQ से होगा। हम नेक्स्ट मैचिंग क्वेश्चन करते हैं। नाउ पर्सनालिटी, हर टेस्ट एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन मेजर करता है। करेक्ट पेयरिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शो करते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट मैचेस कॉन्सेप्चुअल मैपिंग से ही आइडेंटिफाई होते हैं। सो फॉर द नंबर क्वेश्चन 3, पर्सनालिटी ओरिएंटेशन इन्वेंटरी मैस्लो, फिर क्यू-सॉर्ट रोजर्स का हो जाएगा। वही अगर हाफ-स्टी पर्सन टेस्ट जो है इसे कैटल ने डेवलप किया है, वही ऑब्जेक्टिव एनालिटिक टेस्ट पेट्रीबर्ग का है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अगेन मैचिंग क्वेश्चन। सो फोर्स चॉइस पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये होगा एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल का। वही स्पेटिव स्केल जो है वो हो जाएगा एलपोर्ट वेमन लेट्सली स्टडी ऑफ वैल्यूज, और सी है जो हमारा सी हो जाएगा हमारा MMPI पर्सनालिटी वाला, और वही प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो हो जाएगा फ्रोसनिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एज यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन। ये भी कॉन्सेप्चुअल एसोसिएशन चेक करता है, जो फिनोमिनल जैसे जिस रिसर्चर ने प्रपोज किया था उन्हें करेक्टली एसोसिएट करना कॉन्सेप्चुअल मास्टरी दिखाता है। सो ये बेसिकली एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारे लिए। नाउ हम अगेन द मैचिंग क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें मैचिंग करना है। तो मैरी एस्ट्रॉन का स्ट्रॉन्ग सिचुएशन प्रोसीजर अटैचमेंट स्टडी करता है, फाउंडेशन है वही डिफरेंट बिहेवियर, सिक्योर, अवॉइडेंट, एम्बिविएंट क्लासिफाई किया जाता है, इसलिए करेक्ट मैचिंग एसेंशियल है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज स्ट्रेंज सिचुएशन, ये हमारा अटैचमेंट से रिलेटेड है। ये विजुअल क्लिफ डेप्थ परसेप्शन से रिलेटेड है। नाउ द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन लर्निंग से एसोसिएट है। वही जो हेंज डिलेमा है वो मोरालिटी से, आपको याद होगा हेंज डिलेमा, वो जो हर्ट्जबर्ग मैं कह रही हूँ, सॉरी मुझे अभी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत अच्छा मोरालिटी का डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी। वन ऑफ माय फेवरेट साइकोलॉजिस्ट, सो मोरालिटी भी था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे
हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। थैंक यू।